एम अ डेंटिस्ट फ्रॉम आउटसाइड। इनसाइड जो मेरी सोल है वो एक मैं बाइकर हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है निकलने का मैं निकल जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं गुजार सकता हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर वो गुजारा जाए। हार्ले डेविडसन से मेरी जो पहली मुलाकात है वो हुई 2010 में एंड सिंस देन आई बीन राइडिंग हार्ले डेविडसन। I've got a Harley Davidson Softail Heritage, that's anniversary edition, 2013 model, that's 1800cc. के अलावा I have this Honda VFR which is an adventure touring bike. एडवेंचर टूरिंग जो है उसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑफ रोडिंग के लिए या ऐसे पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए जहाँ पे आम मोटरसाइकिल नहीं जा सकता। वी हैव दिस स्मॉल ब्रदरहुड इन इस्लामाबाद जिसका नाम है द क्लैन। इसको बने हुए भी तकरीबन 7-8 साल हुए हैं जी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। उसके लिए हमने अपने ही ग्रुप में एक टीम बनाई है। 2-3 लोग हैं। हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं सुफियान साहब जो कि सऊदी अरब से ट्रेनिंग हासिल करके आए हैं इस चीज़ की। वो सब जो नए राइडर्स आते हैं उनको ट्रेन करते हैं कि किस तरह से बाइक के ऊपर बैठना है। वो एक 2-3 दिन का क्रैश कोर्स होता है कि मोटरसाइकिल को किस तरह हैंडल करना है, क्योंकि ये एक हैवी मशीनरी है। 1200 से लेके 1800 से लेके 2000 सीसी तक का एक मोटरसाइकिल है। उसका ज़ाहिर वज़न भी है, तो उसको फिर लेके चलना, अगर खुदा ना खास्ता मोटरसाइकिल गिर जाए तो उसको उठाना किस तरह है, फिर आपने अपनी प्रोटेक्शन किस तरह करनी है। We have about more than 50 members. लोगों का अमूमी तासुर ये होता है कि दे स्पॉइल ब्रैट्स, अमीरों के बच्चे हैं और माँ बाप पैसे दे देते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू जी। दिस इज़ हार्ड अर्न मनी जो कि सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं। इसमें कोई भी बच्चा नहीं है। हमारी एक एज लिमिट सेट है। हम 30 ईयर्स से कम के कोई भी मेंबर नहीं है। तो जो एवरेज एज है हमारे ग्रुप मेंबर्स की वो तकरीबन 55 से 60 वेरी करती है, 55 to 60 ईयर्स। वी हैव मेंबर्स ऑफ 80 ईयर्स ऑफ एज, 75 ईयर्स ऑफ एज। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 डॉक्टर्स हैं उसमें, फिर कुछ कंपनीज़ के CEO, CFOs और इस तरह के लोग हैं। बड़ी कंपनीज़ के ओनर्स हैं, बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मेरा नाम मुबशर रज़ा है और मेरा सारा करियर एक मल्टीनेशनल पाकिस्तान टबैको के साथ गुजरा। फाइनेंस मेरा बैकग्राउंड था। मोटरसाइकिल्स मैंने शायद जब सीखी तो मेरा उस वक्त ज़मीन पे शायद पाँव भी नहीं लगते थे, तो शौक़ बचपन से था। अब जो इस वक्त मेरे पास हैं जो मोटर बाइक्स, एक प्योर क्रूजिंग बाइक है जो कि आपको हाईवेज़ पे या रोड्स पे बहुत अच्छी कंफर्टेबल राइड, लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत अच्छी है। ये 1800 सीसी है, इट्स कॉल्ड होंडा वेलकरी। और ये जो मेरे पास गोल्ड विंग था ये उसका स्लीक। दूसरी बाइक भी मेरे पास होंडा है, ये एडवेंचर टूरिंग बाइक है और ये नॉर्दर्न एरिया के लिए पक्के और थोड़ा बहुत कच्चे रास्ते के लिए बेहतरीन मोटरसाइकिल है। शहर में भी चलाने में अच्छी है, ये ज़्यादा एजाइल है, ज़्यादा लाइट है। रिटायरमेंट के बाद मैं इसको जब लोग चीज़ें छोड़ देते हैं, मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह के ग्रुप से हम इंटरेक्ट करते हैं और जिस तरह जो डाइवर्सिफाइड और मुख्तलिफ आपको ख्यालात मिलते हैं, बहुत मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग सिर्फ एक कॉमन शौक़ की वजह से इकट्ठे होते हैं। और जो हमारा ज़्यादातर राइड्स होती हैं वो आउट ऑफ द सिटी होती हैं। हम लोग बाहर निकलते हैं सुबह 2-4 घंटे की राइड के बाद कहीं बैठ के नाश्ता किया, किसी जगह चाय पी और फिर हम
वापस पहुंचते हैं। तो वो जो लोगों का ख्याल है कि लोग चला रहे होंगे और वन व्हीलिंग होगी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मोटरसाइकिल्स बड़ी सीरियस एक्टिविटी है। हमारा ग्रुप बेसिकली चॉपर्स का है, क्रूज़र कैटेगरी, चॉपर्स कैटेगरी, और हम उन्हीं लोगों को प्रमोट करते हैं जिनके पास सिर्फ क्रूज़र्स हों। स्पोर्ट्स बाइक जो है दैट्स अ स्ट्रेट नो, उसकी बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। ज़्यादातर जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उनके पास क्रूज़र्स हैं। उसमें बहुत सारे हार्ले डेविडसन हैं, एक इंडियन मोटरसाइकिल है जो कि मेड इन यूएसए, इंडियन मशहूर ब्रांड है। फिर बहुत सारे होंडा, यामाहा, सुजुकी, हर किस्म की बाइक जो है वो है। एक से एक मशीन मौजूद है पाकिस्तान में, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि कभी पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मोटरसाइकिल होना काफ़ी नहीं है इस शौक़ के लिए। जितना आप मोटरसाइकिल पे खर्च करते हैं, उसका सब्सटेंशियल पार्ट फिर आप मोटरसाइकिल की जो सेफ्टी गियर है उसके ऊपर खर्च करते हैं। हेलमेट से सब फेमिलियर है, तो हेलमेट एक बुनियादी चीज़ है, लेकिन हेलमेट सिर्फ कानून को पूरा करने के लिए नहीं, हेलमेट आपको अपनी ज़ाती सेफ्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है। हेलमेट आपको, और अच्छा हेलमेट, प्रोटेक्ट करता है, और उन हेलमेट्स को आपको चंद साल बाद आपको बदलना भी चाहिए, क्योंकि उनकी भी लाइफ होती है। हेलमेट के अलावा आपको हेड टू टो सब सेफ्टी इक्विपमेंट है। आपको प्रॉपर जैकेट्स पहननी चाहिए जिनमें पीवीसी या हार्ड पैडिंग होती है, जो आपके शोल्डर्स, आपकी बैक, आपकी एल्बोज उनको प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी नीज़, आपकी हिप, वो आपके ट्राउज़र्स में उसकी पैडिंग होती है। और आपके शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें टोज़ और एंकल जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं। बाइकर्स जब भी राइड करते हैं सड़क पे भी, कभी आपने हार्ले डेविडसन को ग्रुप में जाते हुए देखा हो उनको, तो हमारी एक फॉर्मेशन होती है, स्टैगर फॉर्मेशन। उसमें हमारे एक कैप्टन होता है जो सबसे आगे लीड कर रहा होता है। कैप्टन को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। फिर हमारे मार्शल्स होते हैं दो, जो कि इन सबको लाइन में रखने की कोशिश करते हैं। और सबसे आखिर में एक बहुत सीनियर बाइकर जो है वो टेल पे होता है, जो कि सबको साथ लेके चलता है ताकि कोई पीछे ना रह जाए। तो ये सारी फॉर्मेशन जो है, एक लाइन में चलना और जिगजैग फॉर्मेशन, स्टैगर्ड फॉर्मेशन कहते हैं, ये पूरी दुनिया में हार्ले डेविडसन का एक ख़ास वतीरा है, जो कि हार्ले डेविडसन राइडर्स को बाकी जो बाइकर्स हैं उनसे अलग करती है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये पुलिस है, उनको बहुत समझने की ज़रूरत है। उनके वो जिस तरीके से उनको एक प्रॉब्लम नज़र आती है तो उसका सलूशन ये है कि ये बंद कर दो, ये सलूशन नहीं है। जितना प्रॉब्लम आपको बसों में या वैगनों के एक्सीडेंट्स में, या कभी गैस का सिलेंडर फट गया, या कभी खाई में गिर गई, या वो चीज़ें रोज़ सुनते हैं, उनको आप बंद नहीं करते, उनको आप रेगुलेट करते हैं। एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक ये स्पोर्ट है, दुनिया में बेहतरीन मोटरसाइकिल बन रहे हैं, सेफ्टी से इक्विप्ड मोटरसाइकिल बन रहे हैं। इन मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल्स हैं, एबीएस है, इनके टायर स्पेशल हैं, इनकी इंजन्स बहुत स्पेशल हैं। तो इतना अच्छा जो इक्विपमेंट बन रहा है और पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, तो हमारे यहाँ ये एक रिवाज है कि वो कहते हैं कि जी हम इसको बंद कर दो, बस ना होगी ना प्रॉब्लम होगा। रिसेंटली हम ये मोटरवे पे इजाज़त थी चलाने की मोटरसाइकिल, और वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने बंद कर दी। तो हमने काफ़ी इंगेज किया। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में केस किया। मैं पिटिशनर हूँ, उसमें से जो 6-7 हैं उनमें से। हाई कोर्ट लर्नड जस्टिस जो है, दे अंडरस्टूड आवर व्यू पॉइंट। They appreciated कि this is a legal activity, this is a good sport, and it should be regulated, but it should be permitted. तो हमने वो केस जीता। इसके बावजूद हमें उन्होंने मोटरसाइकिल्स को अलाउ नहीं किया अभी तक, जबकि कोर्ट की बड़ी क्लियर जजमेंट है इसके ऊपर।
उसके बाद हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया और उस पर भी कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दी कि इनको आप मत रोकें और हम वरना ये एक्शन लेंगे इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। लेकिन बात यही है कि हमारे पास तो सिर्फ मोटरसाइकिल और हेलमेट है और फोर्स जो है वो तो पुलिस के पास है। ये मशीनें सस्ती नहीं हैं, ठीक है। जब इसको इंपोर्ट किया जाता है तो उसके ऊपर हम जो इसकी कीमत है मोटरसाइकिल की उससे डबल या उससे 2 गुना तकरीबन हम टैक्सेस दे रहे होते हैं हुकूमत को। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर हमें कहा जाए कि आपको इजाज़त नहीं है मोटरसाइकिल चलाने की, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर आपने मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त नहीं देनी तो आप ऑल टुगेदर इसकी इंपोर्ट बंद कर दें। हम कोशिश करते हैं कि जो कम्युनिटी की तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी बनती हैं उनको हम किसी तरह से अदा करने की कोशिश करें। हमारा एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है ऑटिज़म से मुतल्लिक एक सोसाइटी है जिसको हम सपोर्ट करते हैं और उसमें उनके इवेंट्स होते रहते हैं जिसमें हम जाते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि हर साल ट्री प्लांटेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट करें। फिर मेजर एक रोल हम अदा कर रहे हैं सोसाइटी में, वो ये है कि एक दस्तरखान है जो कि हम सब लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। पिम्स हमारा एक बड़ा इदारा है, उसमें बहुत सारे मरीज़ और उनके लवाहिकीन के लिए हम एक ये दस्तरखान अरेंज करते हैं जो कि डेली बेसिस पे होता है। उसमें हम तकरीबन 300 से 400 या 500 लोगों को खाना, दिन का एक वक्त का खाना मुहैया करते हैं। ये दस्तरखान फिर रमज़ान में बहुत बढ़ जाता है, उसमें हम सहरी और इफ्तारी का बंदोबस्त होता है, तकरीबन 500 लोगों की सहरी और इफ्तारी का। उसमें फिर ये हमारे जो बाइकर दोस्त हैं ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं या कि वॉलंटियर करते हैं, खाना खुद पेश करते हैं, खाना सर्व करते हैं लोगों को। तो इस तरह की चीज़ें हैं जी जो हमें तो जब भी मौका मिलता है कोशिश करते हैं कि जाके कम्युनिटी सर्विसेज जो है वो की जाए। हर साल हम ये जो डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन राइड है जो पोस्ट्रेट कैंसर की अवेयरनेस के लिए पूरी दुनिया में होती है उसमें हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, डोनेशन भी देते हैं। उसके अलावा कोई भी जो अच्छा कॉज हो, मैंने या किसी और ने कभी अगर एक टेक्स्ट मैसेज भिजवाया है कि इस कॉज के लिए आप लोगों ने इकट्ठे होना है, तो यकीन जानिए कि मैं तो इन बच्चों से इतना प्राउड महसूस करता हूँ कि अगर किसी गरीब की को मदद करनी है, किसी का कोई हेल्थ का इशू है, जिसको आप कहें वो आज तक उन्होंने कभी ना नहीं की। DGR एक इवेंट होता है जो कि पूरी दुनिया में एक ही दिन मनाया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन राइड। उसमें वी राइड फॉर अ कॉज। ये तंजीम है जो कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए बहुत काम कर रही है, ये वो लोग अरेंज करते हैं इसको। उसमें हम तैयार होते हैं, सूट पहन लिया और नेक टाई लगा ली, और उससे पहले रजिस्ट्रेशन होती है उसकी। उसमें फिर वी ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज पॉसिबल फॉर द गुड कॉज। और ये राइड है जो कि पूरी दुनिया से एक तरह की यूनिटी का इजहार है। पूरी दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर और मर्दों में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। अब तो 5-6 साल हो गए जिसमें इस्लामाबाद में हो रही है। तकरीबन 300 मोटरसाइकिल इस्लामाबाद में इस दफ़ा उन्होंने इस राइड में हिस्सा लिया, और इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल ने इस राइड में हिस्सा लिया। इस दफ़ा जो इन्होंने तकरीबन $57 मिलियन इन्होंने इकट्ठे किए हैं पूरी दुनिया में DGR में प्रोस्टेट कैंसर के लिए। You feel close to the God। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ऐसे स्पिरिचुअल मोमेंट्स आते हैं कि आप होते हैं और आपका रब होता है, और बस blood makes you related, but the road makes you a family. We are like a big family. There's a band of brothers जो कि हम इकट्ठा होते हैं, हम सफ़र साथ करते हैं। जब सफ़र में होते हैं तभी आपको एक इंसान का जो इनर साइड है वो आपको मालूम होती है। यही चीज़ है जो कि हमें यूनाइट रखती है, यही चीज़ है जो कि हमारी ड्राइविंग फोर्स है बिहाइंड ऑल दिस, कि जो हमें मजबूर करती है कि हम बार बार मोटरसाइकिल निकालें और अपने दोस्तों से मिलें और उनके साथ हम राइड करें।
या फिजियोथेरेपिस्ट भी कहते हैं, और यहाँ इस इदारे का पैराप्लीजिक सेंटर का चीफ एग्जीक्यूटिव। पैराप्लीजिक सेंटर पेशावर एक बहुत ज़्यादा यूनिक इदारा है, और ये लेट 70s में इंटरनेशनल रेड क्रॉस जो यहाँ पे अफ़गान रशिया वार की वजह से पेशावर में बहुत सारी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मौजूद थी, उनका एक बहुत बड़ा अस्पताल था। तो उनके पास जब पहले अफ़गानिस्तान से वॉर इंजर्ड लोग आए और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ, और उन्होंने उनकी इनिशियल ट्रीटमेंट की, तो बाद में उनको अंदाज़ा हुआ कि उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान भर में कराची टू चथराल कोई ऐसा इदारा और मौजूद नहीं है। उन्होंने वैसे तो इंडिया और पूरे साउथ एशिया को टटोला, और पता चला कि पूरे साउथ एशिया में एक कॉम्प्रिहेंसिव फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन का कोई इदारा मौजूद नहीं है। और यही वजह थी कि वो इस बात पे मजबूर थे कि वो पेशावर में यूँ समझे कि एक बेस था कि वो यहाँ पर एक इस तरह का इदारा कायम करे जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से मुतासरा लोगों की कॉम्प्रिहेंसिव फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन हो, और लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के होते हुए एक बाइज़्ज़त और प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारे। तो 1984 में ये 100 बेड का इदारा बना, और 80s ही में ये इदारा पूरे थर्ड वर्ल्ड के लिए एक मॉडल इदारा बना। और यही वजह है कि इंडिया, जॉर्जिया, सीरिया, फ़िलिपीन और इवन पाकिस्तान आर्मी ने इसको कॉपी किया, क्योंकि उस वक्त तक यहाँ पे इन सारे मुल्कों में भी कोई कॉम्प्रिहेंसिव फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन का इदारा मौजूद नहीं था। पैराप्लीजिक्स हर उस शख्स को कहते हैं जो धड़ के नीचे से माजूर हो, लेकिन चूंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी गर्दन के लेवल पे भी होती है, और गर्दन जिन लोगों की कटती है या टूटती है तो उसके नीचे से वो माजूर हो जाते हैं। इसका मतलब है उनके हाथ भी शल हो जाते हैं। तो जिन लोगों के हाथ भी शल होते हैं उनको क्वाड्रिप्लीजिक कहते हैं, कि वो चारों शानों चित हो जाते हैं, ऐसे लोगों को क्वाड्रिप्लीजिक कहते हैं। तो पैराप्लीजिक सेंटर में हम सिर्फ पैराप्लीजिक्स नहीं बल्कि क्वाड्रिप्लीजिक्स को भी ट्रीट करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, और 25% हमारे जो मरीज़ होते हैं वो क्वाड्रिप्लीजिक होते हैं, और जो 75% हमारे मरीज़ होते हैं वो पैराप्लीजिक्स होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है एक इंसान को, तो उसी लम्हे, उसी सेकंड या स्प्लिट सेकंड में उनके 4 मसाइल उनके उसी वक्त शुरू हो जाते हैं। एक ये है कि उस लेवल के नीचे वो कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाते हैं, कोई हरकत नहीं रहती उनकी बॉडी में। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है जिसके बाद में बड़े मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वो ये कि उनकी सेंसेशंस उस लेवल के नीचे ख़त्म हो जाती हैं, उनको पता नहीं चलता है, अपने उस लेवल के नीचे का जिस्म जो है वो सुन्न हो जाता है, उनको पता नहीं चलता। तीसरा काम ये कि वो डबल इनकॉन्टिनेंट हो जाते हैं, यानी कि बाउल और ब्लैडर या पेशाब और पखाने पर उनका कंट्रोल नहीं रहता है, और वो जिनसी लिहाज से भी माजूर हो जाते हैं। ये काम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के होते ही हो जाते हैं। असल इम्तिहान उसके बाद शुरू होता है, और वो ये है कि लोग आमतौर से अस्पतालों में चले जाते हैं, एक्यूट केयर उनकी हो जाती है, स्पाइन स्टेबलाइजेशन हो जाती है, सर्जरी हो जाती है, स्पाइन स्टेबल हो जाती है, और मरीज़ स्टेबल होता है। उसके बाद मरीज़ खाना खा सकता है, बातें कर सकता है, अदरवाइज़ नॉर्मल इंसान लग रहा होता है, लेकिन उनका जिस्म उनका साथ नहीं दे रहा होता है। ब्रेन और बॉडी के दरमियान जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो चुका होता है, और उसके नतीजे में उनको अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो वो आम तौर से जब उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं होती है तो वो बेड बाउंड हो जाते हैं, और जब बेड बाउंड हो जाते हैं तो विद इन डेज़ उनको प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। बदकिस्मती से हमारे अस्पतालों में नर्सों की और डॉक्टरों की कोई कमी नहीं होती है। ये मेहनत उनके साथ नहीं की जाती है कि उनके ये समझाया जाए कि वो हर 2 घंटे बाद करवट ले, और अगर वो बैठे हुए हैं तो हर 10 मिनट बाद वो अपना प्रेशर को रिलीव करे। ये 2-3 बातें अगर उनको इब्तदाई तौर पर समझा दी जाएं और उनको सही मानों में ट्रेनिंग दे दी जाए तो ज़िंदगी भर उनको फिर प्रेशर सोर नहीं बनेंगे, और वो हजीमत उनको नहीं उठानी पड़ेगी, वो तकलीफ़ और वो करबनाक ज़िंदगी। उसकी वजह से न सिर्फ मरीज़ की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है बल्कि उनके ख़ानदान की भी ज़िंदगी। और नो मैटर कितना भी कोई किसी को प्यारा है, जब वो ज़िंदगी भर माजूर हो जाता है, वो जब ज़िंदगी भर उनके ऊपर बोझ बन जाता है, तो यू कैन इमेजिन कि वो किन हालात से गुजर रहे होते हैं। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, हम उनको रिहेबिलिटेट करते हैं। उनको न सिर्फ ये कि कॉम्प्रिहेंसिवली रिहेबिलिटेट करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर, बल्कि उनके साथ एक एबल बॉडीड एक आम जो उनके में से कोई उनको बाकायदा एडमिट करते हैं,
उनको खाना भी देते हैं, 2 बंदों का, एक मरीज़ और एक अटेंडेंट को खाना भी देते हैं, उनको रिहाइश भी देते हैं और उनको ट्रेन भी करते हैं। हमारे पास जितने मरीज़ आते हैं ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं, ज़्यादातर तालीम याफ्ता नहीं होते हैं या कम तालीम याफ्ता होते हैं, और अटेंडेंट उनसे भी शायद ज़्यादा कम तालीम याफ्ता होते हैं। लेकिन हम उनको इतना ट्रेन करते हैं कि यहाँ से जाने के बाद वो मरीज़ को कैथीटर डाल सकते हैं, वो मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, वो उनको एक्सरसाइज छोटे मोटे करवा सकते हैं। यहाँ पर हम कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज़ों की, और अब हमने तो पोलियो और क्लब फुट को भी शामिल कर लिया है। पैराप्लेजिक सेंटर वो वाहिद इदारा है जहाँ पर क्लब फुट होम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस हमने बनाया है। हमारे पास न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से बल्कि पंजाब और दूर दराज इलाकों से भी दूसरे सूबों के बच्चे भी आते हैं। क्लब फुट या वो बच्चे जो टेढ़े पाँव के साथ पैदा होते हैं, तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टिलीप्स इक्वाइन वायरस भी कहते हैं। ये एक ऐसी एब्नॉर्मेलिटी है जो कि कंजेनिटल या पैदाइशी तौर पर होती है। पूरी दुनिया में बच्चे क्लब फुट के साथ पैदा होते हैं जो कि 1 पर 1000 है। रीसेंट जो फिगर आई है ग्लोबल क्लब फुट इनिशिएटिव की तरफ से कि पूरी दुनिया में 1,75,000 बच्चे हर साल क्लब फुट के साथ पैदा होते हैं, और उसमें जो है 1,57,000 डेवलपिंग एंड लो इनकम कंट्रीज़ में पैदा होते हैं। जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ में बच्चों की अनफॉर्चुनेटली एक्सेस नहीं होती है किसी डेडिकेटेड सर्विस की तरफ, पाकिस्तान में खुशकिस्मती से अल्हम्दुलिल्लाह पैराप्लेजिक सेंटर में ये फैसिलिटी मौजूद है जिसमें सारी सर्विसेज 100% फ्री है। क्लब फुट का तरीका इलाज क्या है? बहुत आसान है। पूरी दुनिया में एक मेथड है और वो रिसर्च बेस्ड है जिसको पॉन्सिटी मेथड कहते हैं। उसमें इनिशियली 4 से 6 कास्ट होती है बच्चे की। जब उसकी पाँव सीधा हो जाते हैं उसके बाद उसकी छोटी सी सर्जरी होती है जिसको टेनाटमी कहते हैं। उसके बाद उसको एक ख़ास किस्म की शूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं जिसको डेनस ब्राउन शूज़ कहते हैं। फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स कंटिन्यूसली जो है बच्चा उसको 24 आवर पहनता है, तो उसके साथ बच्चा बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है और वो ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि बच्चे के पाँव कभी टेढ़े थे या उसको कोई डिसेबिलिटी थी। मेरा नाम फजल करीम है और मैं मर्दान के रहने वाले हूँ। इस बच्ची का नाम भी रुमैसा है और ये इसका पाँव शुरू से टेढ़े थे, पैदाइश से दोनों पाँव टेढ़े थे। तो मैं इलाज के लिए वहाँ पे घूमा फिरा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। यहाँ पे ये सोशल मीडिया पे मुझे पता चला, मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे इलाज बिल्कुल फ्री हो रहा है और इसके पहले जो प्लास्टर लगे वो प्लास्टर लगा रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा इसका सर्जरी हुआ यानी कि ऑपरेशन, और उसके बाद ये शूज़ मिले हैं। इसके पाँव भी बिल्कुल सीधे हैं। मैं इससे बहुत खुश हूँ। आने जाने का किराया भी देते हैं और खाने के टाइम पे खाना भी देते हैं। इस काबिल होते हैं कि वो अपने लिए कोई गाड़ी ख़रीद सके, मोटरसाइकिल या छोटी मोटी गाड़ी। तो जो भी गाड़ी वो ख़रीद के लाते हैं हम उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई करके उसके अंदर अल्ट्रेशंस करके इस काबिल बना के कि वो सारी जो कंट्रोल्स है उनके हाथों में आ जाए, वो हम सब करके यहाँ पे 100% फ्री ऑफ कास्ट वो भी उनको करके देते हैं। अगर बाहर से कोई आता है और कोई और किसी और डिसेबिलिटी का शिकार कोई शख्स होता है तो उनको भी हम सिर्फ 5,000 रुपये लेके वो सारा इक्विपमेंट भी स्क्रैच से हम यहाँ पे बनाते हैं। और हमारे 100 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनको हमने गाड़ियों के अंदर अल्ट्रेशन करके दी हुई है और वो अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं। कोई उनको रिज़्क कमाने के लिए चला रहे हैं और कोई ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने दफ्तरों को आने जाने के लिए, कॉलेजेस को आने जाने के लिए, या कुछ लोग बस फ़न के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ये सारी गाड़ियाँ। और ये वो एक किस्म से आखिरी कील होती है जो कि हम टोंकते हैं उनकी डिसेबिलिटी में। एक और सर्विस जो कि हम बहुत यूनिक और अनप्रेसिडेंटेड सर्विस है वो है फॉलो अप सर्विसेज।
फॉलोअप में ये हम ये करते हैं कि इन लोगों के घरों पे जाते हैं, 6 महीने तक उनको जो एक्सेसरीज़ जो चीज़ें उनको सप्लाई करनी होती है, यूरिन बैग्स वगैरह, वो भी हम 6 महीने तक उनके घरों पे सप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई मेडिकेशन वो ले रहे तो वो भी हम सप्लाई कर रहे होते हैं। साथ में सबसे जो बड़ा काम ये है कि उनके घरों में एक्सेसिबिलिटी, कभी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना, कभी इवन बाहर से घर के अंदर जाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए हम मेक श्योर करते हैं कि अगर वो अमीर लोग हैं, अगर उनका गुजारा होता है तो हम उनको डिज़ाइन बना के देते हैं कि वो अपने घरों को एक्सेसिबल बनाएं ताकि मरीज़ों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर गरीब है तो वो हम बना के दे देते हैं। लेकिन बाथरूम तो मेजॉरिटी जो हमारे घर होते हैं, इवन कभी कभी अमीर लोगों के घर में भी इस तरह बाथरूम नहीं होते कि जिसमें आप व्हीलचेयर के साथ अंदर जाएं और व्हीलचेयर घुमा के आप आराम से सीट के ऊपर बैठ के बाथरूम को यूज़ करें। तो इसलिए हम उनके बाथरूम को या तो पुराना अगर है तो तोड़ के नया बाथरूम बना के दे देते हैं, और अगर पुराना अगर है ही नहीं तो फिर नया बाथरूम हम उनको नए सिरे से बना के दे देते हैं। इंडियन कमोड को रिमूव करके उनको एक इंग्लिश कमोड उसके ऊपर बना के और टॉयलेट सीट उसके ऊपर रख के और मरीज़ को वहाँ पे ला के दोबारा ट्रेन करके, ताकि उनको ये मसला कम से कम दरपेश ना हो। और 6 महीने तक हमारे मरीज़ की जो भी हमारे एम्बेट में आता है वो सब हम करते हैं, फ्री करते हैं। हमने अभी तक ऑलमोस्ट 10,000 के करीब हम अल्हम्दुलिल्लाह स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के मरीज़ों को रिहेबिलिटेट कर चुके हैं। पिछले 1 साल में हमने 400 क्लब फुट के बच्चों को ट्रीट किया हुआ है। जो सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है इस इदारे में और इस इदारे के जो हमारे स्टाफ के मेंबर्स हैं, इनके लिए जो सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है वो ये है कि यहाँ से जाने वाले लोग सब हमें ज़िंदगी भर दुआओं में याद रखते हैं। और वो हमारे साथ ये हल्फ उठा के जाते हैं कि वो न सिर्फ ये कि अपना बोझ किसी के ऊपर नहीं डालेंगे, बल्कि वो अपने मुआशरे का एक एक्टिव मेंबर बनेंगे और वो दूसरों का बोझ उठाने की कोशिश करेंगे।